You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी इज़ ऑल अबाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड देयर सेंटिमेंट्स। अभी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनकी अपडेट अब अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों के हवाले है। हम सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ इस सेंस में रहा कि जब उन्होंने 1999 में जमहूरियत पर शब खून मारा और उसके बाद बरसरे इक़्तिदार आए और फिर उन्होंने अपनी कैबिनेट के चुनाव में जिस तरह के काम किए, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में एक अखबार में मैनेजिंग एडिटर के तौर पर काम करता था, तो मैंने उनके बारे में लिखना शुरू किया। और फिर एक वक्त आया कि एक साल कंप्लीट होने के बाद जब उन्होंने 10 अक्टूबर 2000 लाहौर स्टेट गेस्ट हाउस गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें हम इस्लामाबाद से कोई 10-12 जर्नलिस्ट थे, लाहौर से कोई 15-20 थे, मुल्तान से 2, फैसलाबाद से 1, कोयटा से 2, कराची से 6, तकरीबन कोई 100 के करीब उन्होंने जर्नलिस्ट इंटरनेशनल और नेशनल वहाँ लाहौर बुलाए और वो अपने एक साल की कारकर्दगी बताने के लिए वहाँ हमारे सामने मीडिया के सामने पेश हुए। वर्दी पहनकर आए थे और उनके हाथ में स्टिक थी। मैंने पता नहीं जवानी का जोश था या कुछ हमारे उस्तादों ने हमें इस तरह बताया था कि कितना ही क्यों ना ही बारोब और कितना ही कोई बंदा बन ठन के आपके सामने आए, आपने कभी उसके रोब में नहीं आना और आपने उससे वही बात पूछनी है जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री होगा। मैंने कुछ सवालात पूछे, जनरल साहब को पसंद ना आए। जनरल साहब ने कोशिश की जवाब देने की, लेकिन जवाब ना दे सके और फिर उस पे जलती पे तेल का काम जनाब मुल्तान के जर्नलिस्ट रफ़ीक साहब ने अदा किया। उन्होंने जनरल साहब को कहा, जनरल साहब टेबल पे मुक्का मार के गुस्से से उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाने लगे। तो उन्होंने कहा, जनाब जनरल साहब जाते हुए ये बता दें आपको धक्का किसने दिया था। रफ़ीक साहब का कहने का मतलब ये था कि आप फ़याज़ वलाना के तीनों सवालों के जवाब तो नहीं दे सके, ये बता दें आपको इस आग में झोंका किसने, इसमें धक्का इस कुएँ में किसने दिया आपको। जनरल साहब गुस्से में पीछे मुड़े निकलते हुए और उन्होंने कहा, जिसने मुझे धक्का दिया है उसको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, बाकी बात बाद में होगी। ये कह के वो गुस्से में चले गए। उन्होंने हमारे साथ चाय भी नहीं पी और उसके बाद उस वक्त के DGISPR जनाब ब्रिगेडियर सौलत साहब ने सोहेल वड़ाइच और मुन्नू भाई मरहूम के सामने मेरे पास आके कहा कि फ़याज़ वलाना साहब आप GHQ नहीं आते। मैंने कहा, सर मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता, मुझे जब किसी खबर का वर्शन चाहिए होता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ, आपकी मोहब्बत है, आप कॉल अटेंड कर लेते हैं या कॉल बैक कर लेते हैं तो मुझे वर्शन आपका मिल जाता है। अदरवाइज़ आई डोंट फील इट नेसेसरी कि मैं आपके दरबार में हाज़िरी दूँ और आपके पास आऊँ और आपके पास। तो ब्रिगेडियर सौलत रज़ा साहब ने कहा कि अब हम महसूस करते हैं कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा। ये कह के वो चले गए। जनाब सोहेल वड़ाइच और मुन्नू भाई ने कहा कि बेटा आज रात तू इनका ही मेहमान बनेगा, तू घर नहीं पहुँच सकेगा, जो तुमने परवेज़ मुशर्रफ के साथ कर दिया है। बाद में मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में मेरे भी कुछ ताल्लुकात थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमें ऊपर से सिर्फ इतना ऑर्डर मिला है जनरल साहब से, स्क्रू हिम। तो जनरल साहब ने सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे थे। उसके बाद ये 2 लफ्ज़ों की वजह से मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मैंने कभी इसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्यों कि मैंने जो कुछ किया था वो अपनी जर्नलिज़म के शौक़ में, जज्बे में और अपनी ऑनेस्ट जर्नलिज़म के उस सिलसिले में किया था। और मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत थी, पाकिस्तानियों से मोहब्बत थी। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो मेरी ज़ात के क्वेश्चन नहीं थे, वो पाकिस्तान के मामलात थे। सफ़र किया, खुशी से किया, पाकिस्तान से निकल आया, बाहर आया। शायद अच्छा फ़ैसला था या बुरा था, लेकिन कभी मैं ना इस पर पछताया, ना कभी इसका जिक्र किया। आज जनरल साहब अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं, इसलिए आज इसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ और मैं उनके लिए दुआ करूँगा उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़रत उनकी फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह, आला मकाम नसीब करे। लेकिन क्या कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तानियों के साथ किया, और स्पेशली जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने फ़र्स्ट पाकिस्तान का नारा लगाया था। उन्होंने फ़र्स्ट पाकिस्तान के इस नारे के साथ कितना इंसाफ किया और कितना नहीं। हम तज्ज़ियाकार दुनिया के तज्ज़ियाकार हैं, हम अपने तौर पर तज्ज़िये करते रहेंगे। हम में से आधे उनके हक़ में होंगे, आधे उनके ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम सही हों। लेकिन अब जिस बड़ी सुप्रीम कोर्ट में वो पहुँच चुके हैं, वहाँ जो कुछ होगा वो इंसाफ होगा। अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम फरमाए। आज हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे PTI के ओवरसीज़ चैप्टर्स के सेक्रेटरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जितनी PTI पॉपुलर है, जितनी मकबूल है, उसके तमाम मामलात के इंचार्ज ओवरऑल जनाब साबिक सेनेटर डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब।
डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब का ताल्लुक ये है कि ये लियाकत मेडिकल कॉलेज से इन्होंने मेडिकल किया और 1982 में ये पाकिस्तान से अमेरिका आए और फ्रॉम लास्ट 41 ईयर्स ये अमेरिका में रह रहे हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये पाकिस्तान चले गए। पीपल्स पार्टी इन्होंने इनका 1977 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से इनका प्यार है, इनका इश्क है पीपल्स पार्टी, और ये जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के फ़रोग़ के लिए और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ। इन्होंने जेलें भी काटी, बहुत कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इट वाज़ ऑल फॉर जमहूरियत अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। फिर ये पाकिस्तान गए, इन्हें पीपल्स पार्टी ने इन्हें ऑनर किया, इनकी खिदमात को सराहा और 2003 से लेकर 2006 तक ये सेनेटर रहे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रहे। और 2007 में जब वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तो मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इन्हें IT मिनिस्टर के तौर पर, फेडरल IT मिनिस्टर एज ए केयर टेकर मिनिस्टर इन्हें लिया। ये उनकी कैबिनेट में रहे। लेकिन उस वक्त सदर पाकिस्तान जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। इनका उनके साथ भी इंटरेक्शन रहा, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेक्शन इनका उस वक्त हुआ जब ये दुबई में मूव हुए उस केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद। और फिर ये 2 साल दुबई के उस हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन के ये डॉक्टर हैं, तो बतौर कंसल्टेंट ये वहाँ जॉब करते रहे, उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में। 2 साल वहाँ रहे। इस दौरान इनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से। और आज डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब से बात तो हमने PTI के हवाले से करनी थी कि PTI ने क्या खोया, क्या पाया, और अब ये पूरे दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास दोबारा क्यों आ रहे हैं और दोबारा उनसे क्यों एहतजाजी मुजाहरे करवा रहे हैं और क्यों इन्होंने एक्टिव कर दिया है दोबारा PTI के ओवरसीज़ चैप्टर्स को, ये पूछने के लिए। लेकिन दरमियान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का वाक़या आ गया है, तो अब मैं अब्दुल्ला रियाड़ साहब से ये भी पूछूंगा कि इनका इंटरेक्शन किस तरह रहा और इन्होंने उन्हें बतौर इंसान, बतौर सियासतदान, बतौर आर्मी जनरल और बतौर डिक्टेटर इन्होंने कैसे पाया, और बतौर दोस्त, अगर इनकी दोस्ती थी तो बतौर दोस्त इन्होंने उन्हें कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? इंसान जो है वो अच्छे कलमात ही कह सकता है। जनरल मुशर्रफ साहब से मेरा दुबई में जो है वो इंटरेक्शन कुछ ज्यादा हुआ सोशल लेवल पे। मैंने उनको निहायत एक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी फोर्थराइट इंडिविजुअल, एक शख्सी तौर पे बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुश मिजाज शख्सियत पाया। और मेरे साथ इत्तफाकन हमारा जो दुबई में भी रिहाइश थी वो एडजेसेंट बिल्डिंग्स में ही उनका जो है वो अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहते थे। और पाकिस्तान में भी उनसे मेरा इंटरेक्शन जो हुआ, आई फाउंड हिम एज एन नाइस डिसेंट जेंटलमैन हु वाज obviously a military soldier, and he was accepting things which went wrong during अपने इक़्तिदार के टाइम पे। हालांकि मेरा तो उनके इक़्तिदार के पीरियड में अपोजिशन की पॉलिटिक्स थी। हमने तो सेनेट के फ्लोर पे और अपोजिशन की तमाम जदोजहद में जो है वो उनकी मिलिट्री रूल को अपोज किया था एज अ पार्टी। मगर जब 2007 के बाद NRO होने के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, तो मैं उस वक्त तक पीपल्स पार्टी से खुदा हाफिज कर चुका था। तो वो पीरियड 2009-2010 के पीरियड में उनके साथ काफी इंटरेक्शन होता रहा। एंड आई फाउंड हिम एज एन वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जवारे रहमत में जगह दे। ठीक है जनाब। आप मुझे बताएं, आपने PTI के ओवरसीज़ चैप्टर को अचानक क्यों एक्टिव कर दिया दोबारा? कुछ अरसे से ऐसा लगता था जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप भूल गए हैं, आपकी PTI भूल गई है, आप बतौर सेक्रेटरी भूल गए हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ना शायद अब ज़रूरत रही है और ना वो इस काबिल हैं। आपने एक ओवरसीज़ कन्वेंशन इस्लामाबाद में कराया, उसके बाद से आप खामोश हैं। अभी अचानक आपने एक्टिव किया है, तो क्या आप समझते हैं कि अब आपको दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ गई है कि आप वाशिंगटन DC में, टोरंटो में, लंदन में, शिकागो में और न्यूयॉर्क में आप इनसे मुजाहरे करा रहे हैं? ठीक है, सेंटीमेंट्स उनके थे, वो तो शायद बहुत पहले एक्टिव होना चाहते थे, लेकिन आप उन्हें भूल गए थे। अब दोबारा कैसे याद आ गए ओवरसीज़ पाकिस्तानी?
फयाज भाई, नहीं हम तो एक लम्हा भी नहीं भूले। अपना जो तंजीमी काम है वो हम खुशअस्लूबी से करते आ रहे हैं। 2022 में लास्ट जो हमारा ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, दैट वाज एक यूनिक इंटरेक्शन था। ओवरसीज डायस्पोरा में रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में कि तकरीबन 1000 से जायद मंदबीन, जिसमें 600 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीटीआई फ्रॉम 27 कंट्रीज, पाकिस्तान में एक कन्वेंशन सेंटर के अंदर 3 दिन के लिए वो एक हडल थी, which was not a small event by any imagination. यकीनन उसमें जो है वो उस वक्त हालात, मार्च के महीने में पाकिस्तान में कुछ इस तरह के हालात हो रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो टेबल हो चुका था, और उन प्रोसीडिंग्स के शेड में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जो आप समझ सकते हैं जिस मुश्किलात से मैं गुजरा हूँगा, प्रेसिडेंट से लेके स्पीकर नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ऑल कैबिनेट मेंबर्स, इन सब के साथ तमाम जो दोस्त आए थे ओवरसीज से, उनको जो है वो हम कलाम करवाया, और लॉन्ग डेज के सेशंस एंड इंटरेक्शंस, कोताहियां भी होती हैं उसमें। अब हाइंडसाइट 2020 होती है, हम कुछ और बेहतर भी कर सकते थे। और इस्लामाबाद में तमाम चैप्टर्स की नुमाइंदगान की तरफ से एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग कैंपेन की गई, और ये एक यूनिक इवेंट था जिसको सबने सराहा और रिकॉग्नाइज किया कि ओवरसीज पाकिस्तान में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उस वक्त तक हमें ओवरसीज को राइट टू वोट मिल चुका हुआ था। तो हमने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया फॉर दैट लेजिस्लेशन, एंड 12 दूसरी चीजें जो उन्होंने ओवरसीज के लिए की थी, जो फैसिलिटेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ नाइकॉप को फैसिलिटेट करना, एंड पासपोर्ट की एक्विजिशन, एंड पावर ऑफ अटर्नीज की एक्विजिशन, एंड वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटेशन, एंड रोशन डिजिटल अकाउंट की फैसिलिटेशन, और उसके थ्रू फिर फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन के लोन्स की फैसिलिटेशन। एक लंबी लिस्ट थी जो इमरान खान साहब ने ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओवरसीज को प्रोया पाकिस्तान की माला में, और उनको रीएक्टिवेट किया था। तो हम उधर शुक्रिया इमरान खान की कैंपेन के तौर पे हमने ये कन्वेंशन किया था। सून आफ्टर दैट, आप जो कह रहे हैं कि निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्ट तो हमने सोच भी नहीं सकते। हमने बड़ी मेहनत से इन 27-28 मुल्कों में पार्टी की तंजीम बनाई है, और उसका स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है। इट इज इम्प्रूविंग एज वी गो फॉरवर्ड। हुआ ये कि हम जिस स्ट्रगल में ऑन ग्राउंड फंस गए अप्रैल ऑनवर्ड, तो उसमें हमें जो ओवरसीज कम्युनिटी ने इमरान खान को इतना जो है वो पजीराई दी कि लोग तंजीम से आगे निकल चुके थे। पाकिस्तानी अमेरिकन हो, पाकिस्तानी कैनेडियंस हो, या यूरोपियंस हो, या ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट हो, तो वो खुद निकल आए। तंजीम पीछे रह गई और अवाम आगे निकल आए, इवन इन ओवरसीज कंट्रीज। आप पेरिस में देखें कैसे लोग उमड़ आए, लंदन में कैसे उमड़ आए, टोरंटो में आपके पास कैसे लोग उमड़ आए। वो तंजीम की हैसियत से बाला थी वो रिएक्शन एंड रिस्पांस। तो वो तो हमारे लिए काबिल इज्जत, और हमारे लीडर के लिए एक यकजहती, और वो हम पीछे बैठ के उसको जो है वो एनालाइज कर रहे थे और देख रहे थे कि ये हमसे भी आगे कम्युनिटी निकल गई है, हम उसके मशकूर हैं। उसके बाद से फिर पाकिस्तान में जो सर्टन इवेंट्स डेवलप हुए, खान साहब ने 70+ पब्लिक मीटिंग्स एंड रैलीज एंड लॉन्ग मार्चेस किए, तो उसमें भी ओवरसीज ने जो नामंजूर.com हमने अर्जेंटली लॉन्च किया, जिसमें स्मॉल डोनेशंस, जिसको क्राउड फंडिंग के तौर पे डायस्पोरा ने इनॉर्मस सपोर्ट दी हमें। तो हम उस काविश में पूरी तरह से ओवरसीज के साथ इन्वॉल्व थे,
और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि बहुत सारे सोच और फिक्र रखने वाले इदारे और अफराद वो ये समझते थे कि ये शख्स एक डायरी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसको निकाल देंगे तो इसके पीछे मुड़ के देखेगा तो लेस देन 7% उनकी एजेंसी रिपोर्ट्स थी कि इनकी पॉपुलैरिटी 7% है और इनके पीछे मुड़ के कोई खड़ा नहीं होगा। मगर जिस अंदाज से वो निकले थे और जो रिस्पांस डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली अवाम ने और पाकिस्तानियों ने उनको दिया, उसने हमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ा। तो हमने वो उस फेज में ओवरसीज डायस्पोरा ने और पीटीआई ओवरसीज ने अपना रोल अदा किया। हमने इंतखाबात और पार्टी का तंजीमी काम को सस्पेंड किया था आखिरी 4-5 माह, क्योंकि ग्राउंड पे डेवलपमेंट्स ऐसी थी और इतनी रैपिड मूवमेंट हो रही थी कि पार्टी डिड नॉट वांट टू एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एट द सेम टाइम। तो अब इस साल दिसंबर के ऑनवर्ड से हमने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को दोबारा रिस्टोर किया है। हमारे डेटाबेस पे, हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे स्टाफ पे, हमारे दफ्तरों पे जो FIA की कार्रवाइयाँ होती रही और जो दिक्कतें हमें पेश आ रही थी, अब हमने उससे अपने आप को जरा थोड़ा सा सिक्योर करके, सेफ करके वी आर ऑर्गेनाइज्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और ओवरसीज में हमारी मेंबरशिप ड्राइव अब ऑन है। और उसके साथ साथ हम ये जो क्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ खान साहब के ऊपर, कातलाना हमला और खान साहब के सपोर्ट और एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटी, चीफ ऑफ सिक्योरिटी, चीफ ऑफ स्टाफ एंड दूसरे दोस्तों को जिस तरीके से आजम सवाती, शहबाज गिल एंड सब्सिक्वेंटली जो जर्नलिस्ट एंड अरशद शरीफ एंड मल्टीपल अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, मीडिया के ऊपर जो कदगने लगी, उसमें आइसिंग ऑन द केक अब फवाद चौधरी का जिस तरीके से उनको जिस चार्ज पे, एक तरफ एक इलेक्टेड वजीर आजम है और साबका वजीर आजम है, उसके ऊपर कातिलाना हमले की FIR का इंदराज नहीं होता। एक तरफ इतनी बेरहमी और बर्बरियत और दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ब्यूरोक्रेट को मुंशी कह दिया तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा। लुक एट द कंट्रास्ट एंड डिफरेंस ऑफ यार्ड स्टिक किस तरह से अप्लाई की। तो इस चीज को सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया था कि एहतजाजी प्रोटेस्ट ओवरसीज चैप्टर्स में भी जो है वो खान साहब की डायरेक्शन थी कि पार्टी शुड मूव फॉरवर्ड। तो यकीनन मौरूसी हालात के मुताबिक कहीं वेदर हॉस्टाइल है, कहीं जो है वो लोकल लॉज परमिट नहीं करते, कहीं हमें टाइम ज्यादा लग रहा है परमिशंस लेने में। सो जहां जहां पे फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, जहां पे इमीडिएटली हम कर सक रहे हैं थोड़ा या बहुत अपनी एक सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड बावर करवाना, ये हमारा फर्ज है कि हम जैसे आपने पहले बताया लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने वीक और सो को डेमोन्स्ट्रेशन की गई, याददाश्त पेश की गई। इसी तरह से टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में PTI USA के दोस्तों ने जो है वो उधर अपना मुजाहरा किया, सपोर्ट दी। आज इस वक्त हम शिकागो डिवान स्ट्रीट पे PTI इलिनॉय की क़यादत में जो है वो एक्टिविटी हो रही है। कल आपका टोरंटो में जो है वो GTA की एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई और याददाश्तनामा तैयार किया गया। बेसिकली सियासी जमात है, मुतहरक रहना हमारा काम है और अपने जो करंट इश्यूज हैं उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हमारा जो है वो फरीज़ा है। सो इस कावश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस कावश को हम एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे पार्टी के लिए अब आने वाले इंतखाबात हैं, उसमें ओवरसीज डायस्पोरा को मैं आपके तवसत से जो साथी जो दोस्त सुन रहे हैं और खान साहब से मोहब्बत, उल्फत और कोई अकीदत रखते हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि खान साहब की सपोर्ट के लिए आप अगर ओवरसीज में बैठे हैं तो यहाँ से बैठ के आप जहां भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अपने हलके में, अपने गांव में, विलेज में,
अपने मोहल्ले में दोस्त अहबाब को, अजीजों को, उनको मोबिलाइज करें। उनको एक टेलीफोन कॉल, आपकी टेलीफोन कॉल इज वेरी मीनिंगफुल, वेरी पावरफुल, वेरी कन्विंसिंग एंड मोटिवेटिंग। आप बाहर से एक इंडिपेंडेंट व्यू से देखते हैं, आपका सोच और आपका तजर्बा बहुत वसी है। तो मेरी ये गुजारिश है डायस्पोरा में मौजूद पाकिस्तानी दोस्तों को कि प्लीज आप पाकिस्तान में मौजूद जिस शहर, जिस सूबे, जिस हल्के से बिलोंग करते हैं, वहां पे आप मोबिलाइज कर सकते हैं। आपके कहने पे गांव पूरा मोबिलाइज हो सकेगा, अगर नहीं होगा तो एक हिस्सा तो गांव का मोबिलाइज होगा। और उसकी अपनी सपोर्ट जो है वो खान साहब के लिए उनको सेंसिटाइज करें और उनको मोटिवेट करें, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड थ्रू द प्रोसेस हम पाकिस्तान में क्लिप्टोक्रेटिक इलीट कैप्चर और ये जो वल्चर कल्चर है इसका खात्मा चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत में हम ये टारगेट जरूर हासिल कर के रहेंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पर चले गए हैं और जब वक्फे से वापस आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब हमारे साथ होंगे। इनसे ये भी पूछेंगे कि अमेरिकन लॉबिंग फर्म के साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया, उस सिलसिले में क्या हुआ। और फिर इनसे ये भी पूछेंगे कि ये इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का क्या कोई एक और मज़ीद सियासी गलती करने लगे हैं। और मज़ीद सवालात कि ओवरसीज़ चैप्टर्स में इनके इंतखाबात कब हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पीटीआई ओवरसीज़ चैप्टर्स के सेक्रेटरी जनाब साबिक सेनेटर अब्दुल्ला रियाड़ साहब। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपका एक एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता है पाकिस्तान में कहा जाता है कि इफ़ 3 A's आर ऑन योर साइड यू आर गोइंग टू बी द विनर। 3 A's में एक अल्लाह, एक अमेरिका और एक आर्मी। तो आर्मी के साथ तो आपके इस वक्त सींग खूब फंसे हुए हैं, और लेकिन आपकी फेवर में बात यह जाती है कि जिस तरह आपने सींग फंसाए हैं, इतनी खूबसूरती से आपने आर्मी के साथ और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसाए हैं कि अब आपका बयानिया चुराने के लिए लंदन से मशावरती अमल कंप्लीट करने के बाद मरीम नवाज़ पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं, और वही बयानिया अब वो पब्लिक के सामने बेचना चाहती हैं। लेकिन पब्लिक उनके इस बयानिए को अभी तक ये लगता है कि वो बाय करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके अब्बा जी ने भी एक दफ़ा वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, और गुजरांवाला में एक स्पीच के दौरान 11 दफ़ा इन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया था। और बाद अज़ां फिर क्या हुआ कि फिर महीनों तक वो खामोश रहे, बैक डोर पे चैनल चलाते रहे, और फिर अपने सगे भाई को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा दिया। अब दोबारा मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में ये बैठ के मशावरत करें कि बयानिया तो हमारा था, इमरान खान ने उचक लिया, और इस बयानिए की बेस पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% से 70% तक चली गई। तो अब वापस बेटी को वो भेजते हैं पाकिस्तान, और दोबारा वही बयानिया वो अपनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं कि वो बार बार इसी अत्तार के लौंडे से दोबारा दवा लेने के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी दवा से पहले उनका हजमा ख़राब हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है, मरीम नवाज़ की कंपेन कैसे चलेगी? और आपने जो अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया था डेविड फेंटन नामी एक लॉबिंग फर्म के साथ, जो 1 अगस्त से या 1 जुलाई से शुरू हुआ था और जिसको 31 जनवरी को ख़त्म होना था, आपने $25,000 पर मंथ का एग्रीमेंट किया था कि वो आपकी लॉबिंग करेंगे अमेरिका के जो अहम इदारे हैं इनमें। वो कहाँ तक कामयाब हुई वो आपकी जो पेमेंट आपने उन्हें की डेविड फेंटन को? और अगर वो एक्सपायर हो गई है 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, तो दोबारा आपने नया रिन्यू किया है या नहीं किया? फैज भाई, पहली बात यह कि जिस फर्म का आपने जिक्र किया वो फर्म लॉबिंग फर्म नहीं थी। वो फर्म एक पब्लिक रिलेशन फर्म के तौर पे PTI USA के दोस्तों ने अपने लीडर का मैसेज all across the world and more so in the international press and US media और प्रेस में जो है वो कन्वे करने के लिए PTI USA ने ये काविश की थी। बड़ी ऐसन काविश है, और वो इंशाल्लाह हमारा एफर्ट जो है वो बेहतर से बेहतर होता नजर आएगा आपको। मकसद ये है कि हम जो ओवरसीज इधर यहाँ के कवानीन के मुताबिक
हम ये समझते हैं कि हम अपने वतन की बेहतर खिदमत कर सकते हैं, और वहाँ जो एक पेचीदगियां हैं और जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कहीं ताकतवर लोगों के जरिए, कहीं ताकतवर इदारों के जरिए सच और हक जो है वो बाहर उस तरह से फ्लो नहीं करता, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म, और आपने देखा होगा कि इमरान खान इज हिमसेल्फ न्यूज वर्दी ग्लोबल लीडर। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब के मैसेज को और अगर कंसिस्टेंटली फ्लो चैनलाइज किया जाए और जो ईयर्स नीड टू बी हर्ड और उन कानों तक पहुंचाया जाए, तो ये हमारी एक काविश है। ये भी पीटीआई ओवरसीज की एक काविश है और उस पर हम काफी मुतमिन है, और इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे। अगर आपको ज्यादा तफसीलात हैं, मैं तो इतनी तफसील में नहीं समझता, याद नहीं मुझे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई एक्सपायर हुआ है या रिन्यू होगा, तो वो ये आपको नजर आ जाएगा उसी विंडो से जिस विंडो से आपको ये पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची। मैंने तो आप तक नहीं पहुंचाई। 31 जनवरी को एक्सपायर हो गया। इंशाल्लाह हमारी इस तरह की काविशें आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि ये डीप पॉकेटेड पॉलिटिकल माफियाज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये दोनों घराने जिन्होंने सियासत को तिजारत और सियासत को कमीशन एजेंटी के तौर पे इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाने को अवाम के फलाह और बहबूद और नेशनल गवर्नेंस एंड फैसिलिटेशन टू द लाइफ ऑफ द सिटीजन से हटके इन्होंने पार्लियामेंट में कवानीन साजी को अपनी तिजारत और अपने मुनाफों को बढ़ाने के लिए किया है। आज तक कौम उसका भुगत रही है। ये जो इतना टाउट करते हैं कि इन्होंने एनर्जी के मुआहदे किए, फयाज भाई आपके नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के गले में जो चोक फंसा हुआ है वो सर्कुलर डेट है, वो पाकिस्तान का पावर सेक्टर का लाइबिलिटीज हैं, जिस वजह से पाकिस्तान अभी तक उस जंगल से नहीं निकल सकता, जो 18% डॉलर टर्म पे रिटर्न सिक्योर की गई, और उसमें भी इन्होंने अपने ही फ्रंटमैनों की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स करके ये बिलियनर से बिलियनर बनते गए, दोनों हाउसेस ऑफ द पावर ब्रोकर्स, और पाकिस्तानी अवाम को आज जो है वो रोटी खाने तक के लिए, आटे की लाइन के लिए, पेट्रोल के गैलन के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारी काविश जो है इस माफिया को तोड़ना और इसको कन्फ्रंट करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जितना भी एफर्ट हम कर सकते हैं हम करेंगे। खान साहब की सपोर्ट के लिए जितनी भी मदद दरकार होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर तरीके से थ्रू वन प्लेटफॉर्म और दी अदर। एक प्लेटफॉर्म है जो ओवरसीज इंसाफ.pk, जिसके थ्रू आप पेड मेंबर पार्टी का बनते हैं, वो भी आपके $50, $60, $10 वो भी पार्टी के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट बनती है। और उसके अलावा हमारा नामंजूर.com जो प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ओवरसीज की सपोर्ट से खान साहब की सिक्योरिटी, खान साहब की सारी रेजिस्टेंस मूवमेंट को ज्यादातर तकवीयत इसी रिसोर्स से मिलती है। उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं है, उनके कोई शुगर के मिलें नहीं है, वो एक निडर और एक बुर्दबार और एक सच्चा लीडर है जो अपनी विजन के साथ आगे चल रहा है। मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, आपने कहा कि गलतियां कर रहे हैं। यकीनन सियासत के अमल में हर शख्स अपना एक ओपिनियन रखता है, हर शख्स अपनी एक डायग्नोसिस करता है और उसके तहत सोचता है कि इस मर्ज का तो ये इलाज होना चाहिए। मगर मैं अपने लीडर के पीछे सफ आ रहा हूं, मैं उसकी जो सोच है, जो इंफॉर्मेशन उसके सामने है, जो चॉइसेस उस लीडर के सामने है, या हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या कोर कमेटी के सामने है, वो उन तमाम इनपुट्स को मलूज़े खातर रख के एक फैसला करते हैं, और उस फैसले पे पार्टी जो है वो लब्बैक कहती है। मैं एज अ सियासी कारकुन, मैं अपने तमाम पार्टी के तमाम फैसले, जिसमें इंक्लूडिंग नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली और इनकी जो वैलिडेशन देना इनकी लेजिस्लेशन को, इनके इस इलीगल ऑक्यूपेंसी इंट्रूजन जो इन्होंने की बरस्ता बाजवा साहब, उस इंट्रूजन को लीगलाइज सर्टिफिकेशन देने से
हमने इज्तनाब किया। उसके बाद से हमने ये भी कोशिश की कि ये होश के नाखून लें, वो प्रीवियस रिजीम जो है उसको ये समझाने की कोशिश की गई, एस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप थी, कि इंतखाबात, जनरल इंतखाबात फौरन किए जाएं। और जब वो नहीं हुए तो पीसफुल मार्चेस से एक अवाम का जो वॉइस है वो कन्वे करने की कोशिश की गई, विदाउट वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड और विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस। नहीं कामयाब हुए हम उस पे, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारी क़यादत पे वर्करों को हरासा किया गया। किस तरह का टॉर्चर 25 मई को हुआ और उसके बाद बाकी जगहों पे हुआ। खान साहब ने कोई चीज ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के आईन और कानून से बाहर हो। तो खान साहब को ही वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस। जब उनकी FIR नहीं करती, उनकी ऊपर होने वाली फायरिंग आज तक जो है उसकी जो कमेटी बनाई गई उसमें भी रद्दोबदल कर दिया गया। कह रहे हैं एक स्नाइपर था वर्सेस 3 सोर्सेज से फायरिंग हुई। ये सारी चीजों के बावजूद फिर जब उनके साथियों को हरासा करना शुरू किया गया तो ये इसके खिलाफ एहतजाज करना, और इन द सेम प्रोसेस पंजाब में जो हुआ KPK में असेंबलीज डिसॉल्व करना, खान साहब की अनाउंसमेंट थी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। और अब आज आप ये सोच रहे होंगे कि PTI निहत्ती हो गई है और वो ऐवानों में नहीं रही। PTI निहत्ती नहीं हुई, ऐवानों से निकल के अवाम तक जो बॉन्ड बना है, जो खान साहब की पजीराई है, और उसका कोई मिसाल नहीं है। बहुत बड़ी पॉपुलिज्म की मूवमेंट्स चलती रही पाकिस्तान में। इस वक्त इमरान खान अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हमारी ये ख्वाहिश है कि आ जाएं आप 90 दिन में, कानून के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंतखाबात करें। PDM की हुकूमत अब लितो लाल से काम ले रही है और ये उनके लिए चैलेंज है। खान ने ये चेकमेट उनको दिया है कि आओ, या पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात कराओ या इन 2 सूबों में कराओ। जो नहीं कराओगे तो यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस पे लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी इंशाल्लाह आने वाली है और तमाम जोमा जो लीगल ज़हन रखने वाले लोग हैं वो अपना फैसला दे चुके हैं। एतजाज एहसन हो या सलमान अकरम राजा हो, ये दोनों PTI के वकला नहीं है। एक नून से केसेस करता रहा है, दूसरा पीपल्स पार्टी का सीनियर लीडर है। ये दोनों जोमा भी ये कह चुके हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। एंड हम ये समझते हैं कि PDM को ये चॉइस है कि या तो वो आने वाले 5 सालों के लिए इन 2 सूबों की हुकूमत जो है उसको बनाए थ्रू इलेक्शन इन KPK और पंजाब, या फिर उनके पास अब भी ये चॉइस है कि वो आए, टेबल पे बैठे, डायलॉग करें, इलेक्शन कमीशन की तश्कील दें और एक जनरल इंतखाबात की तारीख दें। इमरान खान अपनी आवाम की सपोर्ट और यकजहती के साथ उनके साथ बैठने को तैयार है, प्रोवाइडेड दे टॉक अबाउट द डेट फॉर जनरल इलेक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा सर आंखों पे। आप कहते हैं कि मुशावरत का अमल होता है, बिल्कुल मानते हैं मुशावरत का अमल होता होगा, और ये भी मानते हैं कि 100% फैसले किसी भी कैप्टन के, चाहे वो क्रिकेट टीम का कैप्टन हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हो या किसी हुकूमत का सरबराह हो, 100% फैसले वो अवाम के, ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक उसे सही समझ रही है और वो सही ही हों, और ये भी नहीं हो सकता कि 100% फैसले उसके सच साबित हों या दुरुस्त सिमत में साबित हों। कहीं ना कहीं जाके वहाँ उनको हमें देना पड़ता है, थोड़ी सी गुंजाइश देनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये तासुर पब्लिक में नहीं है कि PTI में मुशावरत करने के बावजूद फाइनल फैसला तो इमरान खान साहब का होता है और पार्टी ने उस पर आमीन कहना होता है। जिस तरह आप लोग जो पार्टी के मेंबर हैं बाकायदा आप आमीन कहते हैं, इसी तरह इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, हमदर्द हैं, खैर खा हैं, या जो समझते हैं कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाने के लिए इमरान खान ही राइट पर्सन है, वो भी उस पर आमीन कह देते हैं। लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि अगर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम जैसे सीनियर बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, अगर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जैसे इंटेलिजेंस के माहिर वहाँ आपकी कैबिनेट में आपके पास बैठे हुए थे, और वो ये सीनियर लोग आपको रोक रहे थे कि आप कौमी असम्बली से इस वक्त बाहर ना निकलें, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, मे बी मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट हो। लेकिन ये साबित हुआ कि अगर उस वक्त आप ये कैलकुलेट कर लेते, 17 अगर राजा रियाज के पास थे, आप अपने 30-35 वहाँ अंदर बिठा के आ जाते और अगले बजट सेशन में
राजा रियाज के 17 को आप आउट टी सीट कराते, उसके बाद बेशक आप वापस आ जाते या अपने 2 बंदे 4 बंदे छोड़ के आ जाते, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना रखते, इतने मेंबर रखते कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपका होता। लेकिन ये साबित हुआ कि आप उस वक्त सही कैलकुलेट नहीं कर सके, आपकी वो मूव ठीक नहीं थी। और अगर सारे के सारे 155 ही अंदर बैठे हुए होते तो आपने देखा कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर MQM गवर्नमेंट से नाराज होना शुरू हो गई थी, बाप वाले नाराज होना शुरू हो गए थे। लेकिन वो नाराज होकर जाते किधर, क्योंकि दूसरी तरफ तो आप सीटें खाली करके आ गए थे। वो आपकी सही मूव थी या गलत थी, जैसा भी था, लेकिन ये तो साबित हुआ ना कि राजा रियाज को आज तक आप हटा नहीं सके, सिर्फ एक अपने वेल कैलकुलेटेड मूव ना करने की वजह से। बाद में आपने स्पीकर के घर भी गए, आपने उसके ऑफिस के दरवाजे भी पीटे, बाद को असेंबली में भी गए, आपने कोर्ट्स में भी गए, आपने हर एफर्ट की, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब आप इक्तदार में थे, हमारे जैसा मेरे जैसा कोई गरीब पत्रकार अखबार नवीस आपको कोई बात करता था तो आप जैसे रहनुमा आगे से ये कहते थे कि जनाब कोई अरस्तू बनने की कोशिश कोई बंदा ना करे, हम हुकूमत में हैं, हमें पता है हमने हुकूमत किस तरह चलानी है। जब आप लोग हुकूमत में होते हैं, चाहे PTI वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, मुस्लिम लीग नून वाले हों या वर्दी वाले हों, जब आप हुकूमत में होते हैं आप किसी की बात ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं और अपने आप को अकले कुल समझते हैं। लेकिन बाद अज़ां ये साबित होता है कि आपके 10 अगर फैसले ठीक थे तो 4 आपने गलत भी किए। वो 4 हमें उस्मान बुज़दार की शक्ल में, बैरिस्टर शहजाद अकबर की शक्ल में या गवर्नर इमरान इस्माइल की शक्ल में हमें बाद में बार बार नजर आते रहते हैं। और पब्लिक का ये हक है कि उस पर बात करे। पब्लिक आपके सामने बात नहीं कर सकेगी, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार अखबार नवीस तो आपके सामने आके बात करेंगे। क्या भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव नो इशू विद दैट। आप की असेसमेंट और बाहर से बैठे पवेलियन में बैठे दोस्तों की असेसमेंट अबाउट द क्रीज एंड द विकेट या ग्राउंड पे जो मैच हो रहा होता है, हाइंडसाइट 2020 होती है हमेशा, और हम बहुत सारी क्या सराइयों पे अपना व्यू दे सकते हैं। मगर मैं एज एन सियासी कारकुन मैं ये कहूंगा कि आप वहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके बैठ जाते, मगर बाहर आपका 7% जो कहने वाले थे, जो अवाम में खान साहब ने इस नासूर और इस गंदे निजाम को रिजेक्ट करके जो अवाम के पास गए, वो जो बंधन बांधा है, वो जो इज्जत कमाई है, वो जो तकवीयत मिली है सियासी सपोर्ट की, वो आप खुद ये कह रहे हैं कि अब लंदन के महलात में भी इसी तरह की सोच के ये फाख्ता हम उड़ाना चाह रहे थे और ये तो कोई और उड़ा रहा है। ये चीज सियासी डिसीजंस, लीडर की अपनी सिक्स सेंस, ऑल द इनपुट, तमाम एडवाइस फखर इमाम साहब की हो या एजाज शाह साहब की हो, कुछ दूसरे भी मेजॉरिटी में शायद उस वक्त रिजाइन नहीं करना चाह रहे थे। कन्वेंशनल सियासतदान जो है, जो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए वही पेपर पुशर पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से इमरान खान जैसा रहनुमा सोचता है। तो इमरान खान की जो कॉल जो है, उसकी कॉल को लब्बैक कहना हमारा फर्ज है। और हम, मेरे जैसा शख्स ये बिलीव करता है कि हमें फायदा हुआ है सियासी तौर पे भी, कौम को उजागर करने के लिए भी, इश्यूज के ऊपर उनकी एजुकेशन, उनको समझाना, ये किस तरह का गठजोड़ था, कैसे ये साजिश हुई, किस तरीके से इन्होंने PDM की 13 चूचों का मरब्बा इकट्ठा किया गया। और ये सारी जब अयां हो गई है तो अब अवाम ने अपना फैसला दे दिया हुआ है PTI के लिए। ये जेरीमेंडरिंग करेंगे, ये बैलेट को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे, ये डेट्स को आगे पीछे करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर लें, पुलिस को कर लें। अवाम खड़ी है और इनको सजा देगी, ये अपना बदला लेगी। ये जिद बन गए हैं पाकिस्तान के अवाम के, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम इधर ही हैं, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम इस चीज पे सुरखरू होंगे और आप जैसे पत्रकार और बहुत सारे लेखक ये कहेंगे कि इमरान खान ने ही पुल्ड अ फास्ट वन एंड अ हिस्टोरिक वन, इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से आपकी कितनी मेंबरशिप है टोटल, और आपकी एनुअल जो मेंबरशिप फीस है उससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, उसमें कोई कमी आई है या पहले से बेहतरी आई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने रिजीम चेंज के मामले पे भी तो आप एक कदम पीछे हटे हैं, और अगर एक कदम पीछे हटने का, क्योंकि आप अमेरिका में इस वक्त बैठे हुए हैं और अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ ज़ाहिर है आपका एक रब्ता रहता है,
क्या उधर उनकी कोई तबीयत पे फ़र्क आया है आपके एक कदम रिजीम चेंज वाले इशू पे एक कदम पीछे हटने का कि नहीं? एक चीज होती है कि इन द हीट ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, जो फैक्ट्स हमारे सामने इन द मंथ ऑफ मार्च या मंथ ऑफ अप्रैल थे, वो उस हालात से गुजरने के बाद जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके सामने सही सतही बातों से हटके गहराई में जब जाते हैं तो आपको हकायक कुछ और नजर आते हैं। और डिप्लोमेसी की वर्ल्ड में और इस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में तो आपकी जो काविश है, आपकी जो एफर्ट है, वो तो हर डे टू डे और वीकली बेसिस पे आप एंगेज रहते हैं, तो आपको समझ आती है कि क्या एग्जैक्टली हालात क्या थे। तो मैं इस पे ये कहने से बिल्कुल गुरेजा नहीं हूं कि पिछले 6 माह में 7 माह में जो हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई और जिसको प्रोसेस किया गया और लीडरशिप के सामने सही ट्रू पिक्चर आई, तो लीडरशिप ने उसको अकॉर्डिंगली जो है वो आइडेंटिफाई किया। और जो कंस्पिरेसी पाकिस्तान में रिजीम चेंज वाली थी, रिजीम चेंज तो हुई, कंस्पिरेसी भी हुई, उसमें बैरूनी हाथ भी थे। कितना किसका अमल दखल था, शुरुआत कहां से हुई और ताने बाने कहां मिले, जब ये सारी चीज सामने हो गई तो खान साहब ने एक अपनी बड़ी मौदबाना जो है वो और बुर्दबार तरीके से उस चीज को ऑन द फेस ऑफ इट एनालाइज किया और कमेंट किया कि खान साहब की कोई भी पॉलिसी जो प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज है, नेशनलिस्ट लीडर है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी उनकी पॉलिसी में पिन्हा है, मगर वो किसी भी इंटरनेशनल पावर का ना वो एंटी अमेरिकन है, ना वो एंटी रशियन है, ना वो एंटी चाइना है और ना वो एंटी आर्मी है। वो तो पाकिस्तान के अवाम की बहबूद और बेहतरी जिस पोजीशन में है, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक वो उस अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला लीडर है। तो यकीनन कुछ फैसलों पे डाइवर्जेंस होती है, कुछ फैसलों पे कन्वर्जेंस होती है। खान साहब के फलाह और बहबूद और फलाही रियासत की पॉलिसीज की ज्यादातर कन्वर्जेंस है कनाडा की गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ, स्कैंडिनेवियन गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स की वैल्यू सिस्टम के साथ, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम से ऊपर तक हो, एनवायरनमेंट की सिचुएशन से हो, lifting the life and freedom of the people of Pakistan and empowering them to make their own choices। ये सारे हमारी काविशें जो कन्वर्जेंस है। हाँ, डाइवर्जेंस है हमारी लीडरशिप की ऑन द इश्यूज ऑफ सर्टन इंक्लूडिंग अफगान वॉर। खान साहब तो बरमला जो है वो इस पे अपना पोजीशन दे चुके हैं, इस पे अपनी जो है वो राय आज से 22 साल पहले दे चुके हैं। वो खिलाफ थे अफगान इंटरवेंशन के, मगर जब उनको जरूरत पड़ी अगस्त 2015 में जब इवैक्यूएशन हुई और उससे पहले अफगानिस्तान के अमेरिकन एंडेवर में पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब वजीर आजम ने भरपूर सपोर्ट की, फैसिलिटेट किया। और दोहा डायलॉग में पाकिस्तान में की हुकूमत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पूरा फैसिलिटेट किया। Even after August 15, तो अमेरिकन गवर्नमेंट डू रिकॉग्नाइज दैट आल्सो, देयर आर गुड थिंग्स आल्सो। मगर फिर अगर कोई ये चाहे कि हमें किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटेशन, तो ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। चाहे उसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से कोई इंटरप्रेट करे, आपका लीडर बेधड़क जो है वो अपना व्यू देने में नहीं घबराता। और यही खूबी है उसकी, जो उनकी ये अदा पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तानियों को ओवरसीज पसंद है। और इंशाल्लाह ताला हमारे ताल्लुकात यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंड तमाम दुनिया के ममालिक के साथ पहले से भी बेहतर होंगे और बेहतर रहेंगे, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी देखनी है। और इंटरनेशनल इदारों से आप जुदा होके या उनके मद्दे मुकाबल चल के आप अपनी बेहतरी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला आपके नाजरीन को ये यकीन होना चाहिए कि इमरान खान दोबारा जब हुकूमत बनाएंगे तो एक बहुत मजबूत, मरबूत
और एक रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द प्रायोरिटीज ऑफ पाकिस्तान, उसकी काविश जारी रहेगी। एंड वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द लीडर। सर में आप अपना overseasinsaaf.pk या जो भी आपका राब्ता है वो दे दें ताकि कोई बंदा आपसे या आपके ओवरसीज जी, मैं आपके तवस्सुत से कनाडा में मौजूद नाजरीन को ये गुजारिश करूंगा कि overseasinsaaf.pk पे जाके आप PTI का कनाडा का मेंबर बने। 28 फरवरी इज द लास्ट डेट, 28 फरवरी की कट ऑफ डेट है। उसके बाद जो मेंबरशिप कनाडा से बनी होगी हम उसको क्लोज करके और कनाडा की बॉडी का इलेक्टेड बॉडी जो है वो हमारे से वजूद में आएगी इंशाल्लाह ताला। GTA एरिया में मॉन्ट्रियल, ऑटवा, कैलगरी, एडमंटन, वैंकूवर, इन तमाम ग्रेटर टोरंटो एरिया के जो चैप्टर्स हैं इधर जो है वो नई लीडरशिप मुतारफ होगी ताकि आपके साथ खान साहब का मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करने में हमें आसानी हो। और आप सब मेजॉरिटी ऑफ यू आर सपोर्टिंग अस, हम शुक्रगुजार हैं और हम मशकूर हैं आपके कि हजारों की तादाद में कनेडियंस पाकिस्तानियों ने जो नामंजूर.com पे हमारी मदद की क्रिटिकल टाइम पे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और गुजारिश ये करूंगा कि इस साल इंतखाबात का साल है, पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप overseasinsaaf.pk पे जाके पेड मेंबर नहीं बनना चाहते, उसकी जो है वो सियासी जमात में अपना इंदराज नहीं करना चाहते, आप वैसे हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप जो है वो नामंजूर.com पे जाके यू कैन डू द डोनेशन फॉर PTI पाकिस्तान। एंड इंशाल्लाह ताला आपको ये तंजीम, ये पार्टी और ये लीडरशिप कभी ना मायूस नहीं करेगी और ना उम्मीदी तो जुर्म है और गुनाह है। बहुत इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये थे PTI के ओवरसीज़ चैप्टर्स के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब। ये अपनी PTI की कामयाबियाँ, नाकामियाँ, आइंदा के प्रोग्राम और बाकी मामला पे गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने बताया कि कनाडा में कट ऑफ डेट 28 फरवरी है। अगर आप कनाडा में कोई हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्त अहबाब, और वो PTI से हमदर्दी रखते हैं और PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि overseasinsaaf.pk पे जाके आप मेंबर बने और इलेक्शन में ख़ुद सामने आएँ। यहाँ बहुत सारे ग्रुप हैं लेकिन पहले से मौजूद ग्रुपिंग से आप खाइफ ना हों, आप आएँ, अपने तौर पर पार्टिसिपेट करें और ख़ुद आप लीडर बने। क्योंकि ये ज़रूरी तय नहीं है कि जो आज से 5-10 साल पहले PTI कनाडा में जो प्रेसिडेंट बना उसी ने ही दोबारा प्रेसिडेंट बना है, जो पहले सेक्रेटरी बना उसने दोबारा बना है, जो पहले से ग्रुप बने हुए हैं आप एक नया ग्रुप भी तश्कील दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो आप पहले से मौजूद ग्रुपों में से जिस ग्रुप को बेहतर समझते हैं उसे ज्वाइन कर लें। हमारा प्लेटफॉर्म ई-आवाज़ टेलीविज़न और रेडियो 770 AM आपके लिए हाजिर है। हम कोशिश करेंगे कि जूँ कनाडा में PTI के चैप्टर्स बनेंगे, जूँ इनकी मेंबरशिप ड्राइव आगे बढ़ेगी और जब इनके इलेक्शन अनाउंस होंगे तो मकामी PTI के लीडरान या जो ग्रुप या पैनल सामने आएंगे उन्हें भी अपने स्टूडियो बुला के उनसे बात करेंगे और फिर उनके सामने ये सवालात रखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो इमरान खान से और PTI से बहुत तवक्कुआत हैं, क्या वो तवक्कुआत कहीं डैमेज तो नहीं हुई? ये जो रिजीम चेंज को, जिसे डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की इंग्लिश टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, ये एक कदम आगे होना और एक कदम पीछे होना स्ट्रेटेजिकली तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या पब्लिक, एक आम आदमी और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन सब चीज़ों को इसी तरह लेते हैं जिस तरह पाकिस्तान में बैठे हुए लोग लेते हैं? क्योंकि मेरा मानना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान के बैठे हुए लोगों की विजन शायद इतना उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का होता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ देख रहे होते हैं कि फेडरल में अगर लिबरल जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है और प्रोविंस में डग फोर्ड कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, और वो हमारे पिछले प्रोग्राम में ओंटारियो के मिनिस्टर खलीद रशीद साहब प्रोग्राम में 4 दफ़ा कह के गए कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट बेशक लिबरल की है और हम कंजर्वेटिव में हैं प्रोविंशियल, लेकिन हमारे ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से भी बहुत अच्छे हैं और लिबरल की गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छे हैं। ये स्मूथली जब इस तरह दो मुख्तलिफ जगह पे हुकूमतें चल रही होती हैं तो पंजाब में और फेडरल पाकिस्तान में, KPK में और इस्लामाबाद में इस तरह के मिसाली ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते?
ये सब कुछ देखते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ओवरसीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ताल्लुकात इसी तरह हों हुकूमतों के दरमियान, और पब्लिक की जो राय हो, चाहे प्रोविंस में अगर मुख्तलिफ पार्टी देखना चाहते हैं तो उनकी राय का एहतराम किया जाए और फंड्स ना रोके जाएं, बाद में उन्हें रिज़ाइन ना करना पड़े, असेंबलियाँ खाली करके बाहर ना आना पड़े, और ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है ये भी ना हो। क्यों कि अगर फवाद चौधरी ने कुछ कहा है तो फवाद चौधरी ने गलत नहीं कहा। जिन साहब को वो मुंशी कह रहे हैं, लोग बताते हैं, तहकीक करने वाले बताते हैं कि मौसूफ जब हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में ग्रेड 8 में एडमिशन हुआ था उनका, ग्रेड 10 में वहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, तो 3 साल वहाँ कोलीग्स ने उनका निक नेम जो रखा हुआ था वो मुंशी ही था। तो फवाद चौधरी साहब एक हिस्ट्री के साथ कह रहे थे, और मुंशी कहना किसी को कोई गलत बात नहीं है, ये एक आम सा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मुंशी कहा जाता है, हत्ता कि इसाक डार जो इस वक्त के हमारे वजीर ख़जाना है, इनको इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों ने जब ये अपोजिशन में थे एक दफ़ा नहीं हज़ार दफ़ा मुंशी कहा है, लेकिन उस वक्त तो पर्चे नहीं हुए। आज फवाद चौधरी पर पर्चे क्यों हुए हैं ये आप भी जानते हैं, और पाकिस्तान के तमाम आंखें और कान खुले रखने वाले अवाम भी जानते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।